गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं श्वसन के प्रकार की। तो मनुष्य के अंदर श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है। यह पहले हम श्वसन की बात करते हैं। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बाहरी श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। बाहरी श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 को बाहर निकालने वाली जो भी क्रियाएं होती है, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक है। यानी क्या मतलब, ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय, जब ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट्स होता है वो है आंतरिक श्वसन। इसमें ऑक्सीजन के उपयोग और CO2 तथा ATP के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन के उपयोग और CO2 और ATP के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती है, ठीक है। यह आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सीश्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और दूसरा है अनॉक्सीश्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रियाविधि की, ठीक है। तो देखो, क्रिया श्वसन की दो प्रकार की क्रिया है। एक होता है अंतःश्वसन, इसको हम क्या कहते हैं, निःश्वसन या इंस्पायरेशंस, क्लियर। तो इस अंतःश्वसन में क्या होता है कि वायु श्वसन अंगों के द्वारा वायु श्वसन अंग में प्रवेश करती है, क्लियर। जब ये प्रवेश करती है तो बाह्य परशुक पसलियाँ, जो बाहर की तरफ पसलियाँ होती है, वे सिकुड़ जाती है। जब वायु श्वसन अंगों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है तो बाह्य परशुक पसलियाँ सिकुड़ जाती है और जो दूसरी पसलियाँ है, ठीक है ना, ये बाह्य परशुक होती है, दूसरी कौन सी होती है, अंतर परशुक होती है, ठीक है। तो ये जो पसलियाँ होती है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये खिसकती है तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ खिसकने का मतलब ऊपर उठना है, ठीक है ना, ये पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ जाती है, ठीक है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ जाता है तो दबाव कम हो जाता है, दबाव कम होते ही डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो ये अंतःश्वसन कहलाता है पूरा, ठीक है। तो देखो वापस एक बार, अंतःश्वसन में क्या होता है, जब वायु श्वसन अंग में प्रवेश करती है तो बाह्य परशुक पसलियाँ सिकुड़ जाती है। जब ये सिकुड़ती है तो पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ जाती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दबाव कम हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और वायु आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन या उच्चवसन, ठीक है। इसमें CO2 युक्त वायु श्वसन अंग से बाहर निकलती है। CO2 युक्त वायु क्या करती है, श्वसन अंगों के द्वारा बाहर निकलती है। जब, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये बाहर निकलती है तो बाह्य अंतरापर्शुक पसलियाँ शिथिल हो जाती है, ठीक है। बाह्य अंतरापर्शुक पसलियाँ शिथिल हो जाती है और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे दबाव बढ़ जाता है और डायफ्राम गुंबद के जैसा हो जाता है। और जब डायफ्राम गुंबद के जैसा हो जाता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वायु बाहर निकल जाती है। तो वायु के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशंस या उच्चवसन। इसके अंदर CO2 युक्त वायु श्वसन अंग के द्वारा बाहर निकलती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही बाहर निकलती है तो बाह्य अंतरापर्शुक पसलियाँ शिथिल हो जाती है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, दबाव अधिक हो जाता है, डायफ्राम गुंबद जैसा हो जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये था क्रियाविधि। क्रियाविधि में हमने क्या क्या पढ़ा, अंतःश्वसन और उच्चवसन। अंतःश्वसन में देखो हम क्या करें, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखो, जब सांस अंदर लो, जैसे ही सांस अंदर लोगे तो बाह्य परशुक पसलियाँ जो सबसे साइड के अंदर होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ जाती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दबाव कम हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है, छोड़ के देखो, फोर्सफुली छोड़ के देखो तो पता चल जाएगा कि ये जो बाह्य अंतरापर्शुक पसलियाँ होती है वो शिथिल हो जाती है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं और वायु बाहर निकल जाती है। तो ये थी क्रियाविधि। अब हम इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो NCERT के अंदर पूछा जाता है। वैसे है हमारे कोर्स में तो है नहीं, वैसे RBSE के अंदर, लेकिन NCERT के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है, गैसीय विनिमय। तो देख लेते हैं एक बार कि गैसों का विनिमय फेफड़ों में होता है, ठीक है। जब वायु फेफड़ों से वायु कोष्ठ में प्रवेश करती है, फेफड़ों में होता है, और यहाँ से वायु क्या करती है, वायु फेफड़ों से वायु कोष्ठ में प्रवेश करती है, जहाँ पर रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। वायु फेफड़ों से
कहाँ पर पहुँचती है? वायु कोष्ठ में पहुँचती है, जहाँ पर इन वायु कोष्ठों में रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है और इसी जाल में ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर में मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है और यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है। ठीक है, जब दाब के अंतर के द्वारा, जब दाब में अंतर हो जाता है तो यह विसरण की क्रिया होती है और इसके द्वारा CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी रिलेटेड टू द रेस्पायरेशन। कुछ क्षमता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयतन की। श्वसन संबंधी आयतन क्या क्या होते हैं? देखो, श्वसन संबंधी आयतन पहला क्या होता है? ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन जिसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, एक निःश्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु और एक उच्च श्वसन में निकाली गई वायु, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन। क्या मतलब है? जैसे ये हम मानते हैं एक मैन हो जाएगा या व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली एक सांस के अंदर कितनी वायु लेता है और कितनी वायु छोड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइडल यानी ज्वारीय। इसको हम क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं। जो एक प्रति सांस के अंदर तो कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। और प्रति मिनट के अंदर बात करते हैं तो ये 6000 से 8000 तक होता है। ठीक है, अब हम सेकंड हम बात कर रहे हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो निःश्वसन का मतलब क्या होता है? सांस अंदर क्यों लेता है? तो जब बलपूर्वक निःश्वासित वायु की अतिरिक्त मात्रा होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मनुष्य था। ठीक है, इसने पहले नॉर्मल सांस लिया। ठीक है, ये यहाँ तक लिया, फिर उसने और बलपूर्वक और सांस लिया और सांस लिया, जितनी ये कंप्लीट कर सकता है उतनी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? IRV, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। ये कितना होता है? एवरेज 2500 तक होता है। कितना होता है? 2500 ml तक होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेकंड की, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, जैसे ये था बलपूर्वक ये था, तो नॉर्मली हम छोड़ते हैं एक सांस को, तो जैसे सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर निकली, तो बलपूर्वक और बाहर निकाला। ठीक है, और बाहर निकाला, फोर्स करके बलपूर्वक करके बाहर निकालते हैं जो सांस, उसको हम क्या कहते हैं? उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि बलपूर्वक उच्च श्वसित वायु की अतिरिक्त मात्रा, जितनी आप बलपूर्वक बाहर निकाल देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उच्च श्वसित आरक्षित आयतन। ठीक है, ये कितना होता है? 1000 से 1100 ml तक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अवशिष्ट आयतन। तो अवशिष्ट आयतन क्या होता है? जब बलपूर्वक उच्च श्वसित, ठीक है, बलपूर्वक उच्च श्वसित के बाद में फेफड़ों में बची हुई वायु। क्या मतलब है इसका? रेजिड्यूल्स का मतलब ये तो हो जाएगा ERV। रेजिड्यूल्स वॉल्यूम्स का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज करो ये है, मैंने ये बलपूर्वक निकालता है। ठीक है, वायु को बाहर निकाल देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ वायु बच जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट। उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट। उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब फोर्सफुल या बलपूर्वक इसको बाहर निकाल देते हैं सांस को। ठीक है, उसके बाद भी कुछ वायु बाहर अंदर बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो वापस देख लो कि जब नॉर्मल एक सांस और एक सांस के अंदर ली जाने वाली और बाहर निकाली जाने वाली वायु को तो क्या कहते हैं हम? ज्वारीय आयतन, टाइडल कहते हैं। ठीक है, तो एक श्वास के अंदर 500 ml होता है, पर मिनट में 6000 से 8000 तक होता है। ठीक है, उसके बाद देखो IRV को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निःश्वसन आरक्षित, तो बलपूर्वक अंदर ली गई। ठीक है, और ERV बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु। और RV क्या हो जाएगा? बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद में जो भी वायु बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निःश्वसन क्षमता। अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटी, क्षमता कितनी होती है। तो इसको पहले कहते हैं निःश्वसन क्षमता को पहले क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? IC। तो IC क्या होता है? IC क्या होता है कि वायु की अधिकतम मात्रा को जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है। तो एक लंबी सांस ले पूरा, जैसे ये कोई मैन है, इसने लंबी सांस ली और वायु को क्या कर लिया? अपने अंदर भर लिया पूरा। ठीक है, तो जब अंदर ली, टाइडल तो हो गई होगा। टाइडल में हम क्या करते हैं? टाइडल वॉल्यूम्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा? TV, मतलब ज्वारीय आयतन तो कंप्लीट रहेगा। प्लस अगर इसने
नॉर्मली एक सांस के अंदर जितनी ले सकता है, ठीक है, तो उस पूरी वो वाली मात्रा भी साथ में रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, IRV, मतलब ज्वारीय आयतन भी आ जाएगा और निःशोषण आरक्षित आयतन भी कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना होता है इसका माप IC का 3500 ml होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं EC की। ठीक है, तो EC के अंदर क्या होता है, IC का कैपेसिटी क्या था कि एक बार अगर हम अधिकतम मात्रा में जो वायु ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, IC यानी इंस्पायरेशन कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, टोटल क्या होता है, TV मतलब जो ज्वारीय आयतन होता है प्लस IRV। क्लियर, ये टोटल कितना होता है 3500। फिर बात करते हैं देखो EC की। EC क्या है, वायु की अधिकतम मात्रा जो एक उच्च वसन में बाहर निकलती है। तो इसका मतलब देखो कैसे, जो EC का मतलब क्या होता है, ये अधिकतम मात्रा जो एक वह अधिकतम मात्रा जो बाहर निकलती है। ठीक है, तो बाहर निकलती में इसमें प्लस में क्या रहेगा, एक तो रहेगा TV प्लस क्या आ जाएगा ERV, प्लस क्या हो जाएगा ERV। इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये हो जाएगा TV और ये क्या हो जाएगा RV। अधिकतम मात्रा जो बाहर निकलती है उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा ऐड TV, दैट मीन टाइडल वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं ज्वारीय आयतन प्लस ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में क्या होता है कि सामान्य उच्च वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु, मतलब सामान्य क्रिया होती है उच्च वसन मतलब सांस को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो फेफड़ों में बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो RV जो रेजिडुअल है, RV मतलब अवशिष्ट आयतन प्लस ERV, ये कितना होता है 2300 ml होता है। और नेक्स्ट है जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी, फेफड़ों में अधिकतम भरी गई और अधिकतम निकाली गई वायु। ठीक है, यानी अधिकतम जितनी प्रयास के बाद में हम भर सकते हैं और जितने प्रयास के बाद में हम निकाल सकते हैं, उस पूरी की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, ये वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसके अंदर IRV प्लस TV, मतलब IRV का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन प्लस ERV, ये सारे कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 4600 ml। क्लियर। और लास्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता, इसे कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो अधिकतम प्रयास के बाद में फेफड़ों में भरी गई अधिकतम वायु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, TLC। TLC में क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा प्लस RV। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, IRV हो जाएगा, ERV हो जाएगा प्लस TV हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।